हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं DES डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन। मैं जयप्रकाश वर्मा आपका डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुवाद करने का पूरा नियम बता रहा हूं। कृपया आप लोग इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। अंत तक आप वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुवाद करने के सभी नियम अच्छी तरह से समझ में आए। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले पहचान। इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द आता है या आ था, ए थे, ई थी शब्द आता है। भूतकाल में कार्य के पूर्ण रूप से समाप्त होने का आभास होता है। ये इसकी पहचान है। अनुवाद करने के नियम। तो सबसे पहले हम साधारण वाक्य की बात करते हैं। साधारण वाक्य के अनुवाद करने का जो नियम है उसमें सभी कर्ता के साथ मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है और दूसरा नियम है सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग किया जाता है। तो इतना आपको जरूर समझ में आया होगा कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप और सहायक क्रिया हैड का प्रयोग यह सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। और पहचान के रूप में आप इस काल के वाक्यों के अंत में हिंदी के आप देखेंगे कि अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ए थी, ई थी शब्द आता है। अब वाक्यों की रचना आप देख सकते हैं कि वाक्य की रचना कैसे होती है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं, उसके बाद हैड सहायक क्रिया सबके साथ वही रहेगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी सबके साथ रहेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। उदाहरण, वह अपना कार्य समाप्त कर चुका था। तो वह समाप्त करना क्रिया है, वह काम कर रहा है इसलिए करता है और अपना कार्य कर्म है। तो सबसे पहले कर्ता आपको सूत्र के हिसाब से सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैड का प्रयोग करना है। तो इसमें देखें सबसे पहले ही कर्ता, फिर हैड सहायक क्रिया, फिर क्रिया तीसरा रूप फिनिश्ड, हिज वर्क। हिज के साथ ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज लिखी जाती है। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था। तो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था, पकड़ना क्रिया हो गई और पुलिस ने पकड़ा इसलिए पुलिस कर्ता हो गया। तो द पुलिस हैड काट द थीफ। वह अपने गांव जा चुका था। तो वह ही हैड गॉन टू हिज विलेज। तो इसका कर्ता क्या है, ही, और जाना जो है इसकी क्रिया है गॉन, तो इसका तीसरा रूप, और हिज विलेज ही के साथ अपना अंग्रेजी आपको बताया कि जो है वह हिज होती है। दो कार्य होने पर आप देखें कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो होता है जिसमें केवल एक कार्य होता है, जिसका नियम मैंने पीछे बताया है, और एक वाक्य और होता है जिसमें दो कार्य होता है। दो कार्य होने वाले वाक्यों के भी दो प्रकार होते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यदि वाक्य में दो कार्य हुआ हो तो पहले होने वाले कार्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद में होने वाले कार्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। यदि मान लीजिए कि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो वाक्य का अनुवाद करते समय वाक्य की शुरुआत पहले होने वाले कार्य से की जाती है। तो जो कार्य पहले होगा और वाक्य में पहले शब्द आया है तो उसी पहले होने वाले कार्य से वाक्य की शुरुआत करते हैं। और यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया है तो वाक्य का अनुवाद करते समय क्या करते हैं, वाक्य की शुरुआत बाद में होने वाले कार्य से की जाती है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत होती है। और पहले शब्द आएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस से शुरुआत होगी। और पहले वाले वाक्य, जब पहले वाला वाक्य आएगा तो उसमें पास्ट
परफेक्ट पहले, पास्ट इंडेफिनिट बाद में। अगर बाद शब्द आया है तो पास्ट इंडेफिनिट पहले और पास्ट परफेक्ट बाद में होता है। अनुवाद करते समय इसी टेंस के अनुवाद में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है और ज़्यादातर बच्चे इसी चीज़ में गलती करते हैं जब इसका अनुवाद करते हैं, क्योंकि इसमें दो टेंस के अनुवाद का नियम ध्यान में रखना पड़ता है, पास्ट इंडेफिनिट का भी और पास्ट परफेक्ट टेंस का भी। तो इस प्रकार के वाक्यों की रचना आप देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। अगर वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आएगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस पहले। फिर आता है बिफोर, पहले शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये इंडिफिनिट टेंस है, ये इंडिफिनिट टेंस है। इतना पास्ट का इंडिफिनिट है और इतना जो है पास्ट का परफेक्ट है। बिफोर शब्द जो होता है यही दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो बाद शब्द वाले में यही जो पहले वाले में बाद में लिखा है वही पहले लिखा जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट को सबसे पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हैं दोनों एक ही जैसे हैं। और फिर आफ्टर लगाने के बाद सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, जो ऐसा कि आपने देखा होगा, ये कि इधर ये यहाँ आता है और ये यहाँ चला जाता है, अंतर इतना होता है। एग्जाम्पल, मेरे लौटने से पहले तुम खाना खा चुके थे। तो मेरे लौटने से पहले दो काम हुआ इसमें, ध्यान देंगे, एक तो मेरा लौटना और दूसरा है खाना खाना। तो दोनों के कर्ता अलग अलग हैं। तो पहले हम अगर पहले शब्द है तो जो काम पहले हुआ है उसी का अनुवाद पहले कर रहे हैं। तुम खाना खा चुके थे तो यू हैड ईटन फूड, पहले की अंग्रेजी फिर लिखेंगे बिफोर। और मेरे लौटने, तो मेरे शब्द यहाँ कर्ता का काम कर रहा है इसलिए आई लिखा जाएगा इसके स्थान पर, माई नहीं लिखेंगे, आई रिटर्न्ड। दूसरा वाक्य है तुम्हारे जाने के बाद वह एक पत्र लिखा। तो इसमें भी बाद शब्द है, वह एक पत्र लिखा और तुम्हारे जाने, तो एक है वह एक पत्र लिखा, बाद शब्द आएगा तो यही पहले लिखा जाएगा अनुवाद। तो ही रोट अ लेटर, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में बाद वाले वाक्य का अनुवाद करते हैं। तो आफ्टर यू हैड गॉन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। फिर डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले शब्द आया है और रोगी मर चुका था, ये काम पहले हुआ है इसीलिए पहले इसका अनुवाद करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले, तो डॉक्टर का आना जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए द डॉक्टर केम। तुम्हारे सोने के बाद वह मुझे कहानी सुनाया, तो इसमें वह मुझे कहानी सुनाया ये काम बाद में हुआ इसलिए इसका अनुवाद पहले लिखेंगे बाद शब्द आने के कारण, क्योंकि इसमें बाद शब्द है। तो ही टोल्ड मी ए स्टोरी, आफ्टर बाद में, कब, तुम्हारे सोने के, यू हैड सेलेक्ट, इसको पास्ट परफेक्ट में इसका अनुवाद करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों की रचना आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले साधारण वाक्य होता है। साधारण वाक्य में यानी एक कार्य होता है तो उसमें हैड सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस तरह से अनुवाद करते हैं। फिर दो कार्य होने पर अगर पहले शब्द आएगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि जो एक काम होने वाला है वही पहले उतारेंगे पूरा। उसके बाद बिफोर का प्रयोग करते हैं। बाद में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो बाद का कार्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बाद में लिखा जाता है। इसी प्रकार से बाद शब्द आने पर है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ही सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, डिड नॉट। क्योंकि आप जानते हैं कि पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर नकारात्मक होता है तो उसमें सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। आपको पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का नियम याद रखना चाहिए, तब इस वाक्य का अनुवाद आप कर सकते हैं। तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं उसका पूरा अनुवाद करने का नियम। इसके बाद आफ्टर का प्रयोग और अंत में पास्ट परफेक्ट टेंस में जो काम पहले हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस में बाद में लिखा जाता है। अब उदाहरण देख सकते हैं, वह अपने गांव
नहीं छोड़ चुका था, तो अपने की बजाय यहाँ अपना गांव हो जाएगा। वह अपना गांव नहीं छोड़ चुका था, तो ही हैड नॉट लेफ्ट हिज विलेज। तो इसमें वह जो है करता है और छोड़ना जो है क्रिया है, तो ही के साथ हैड नॉट लगाना अनिवार्य है। तो ही हैड नॉट लेफ्ट हिज विलेज, अपने गांव की अंग्रेजी हिज विलेज। उसके नदी में कूदने से पहले मैं पुल पर नहीं पहुंचा था। तो मैं पुल पर नहीं पहुंचा था, इसमें पहले शब्द है, इसलिए इसका अनुवाद पहले करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ब्रिज बिफोर ही जंप्ड इनटू द रिवर। तो जो काम बाद में हुआ है, तो वह नदी में, उसके नदी में कूदने, तो उसके नदी में कूदने, तो ही जंप्ड इनटू द रिवर, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और इधर का हिस्सा जो मैं पुल पर नहीं पहुंचा था, इसका अनुवाद जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। पिताजी के दफ्तर से लौटने के बाद मैं यह कार्य नहीं किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, बाद शब्द आया है। तो जब बाद शब्द आएगा तो जो काम बाद में हुआ है उसको पहले लिखेंगे, यानी कि आई डिड नॉट डू दिस वर्क, आई डिड नॉट डू दिस वर्क आफ्टर, बाद में, किसके, पिताजी के लौटने के। द फादर हैड रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस। तो इसका परफेक्ट टेंस में अनुवाद करेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। इंट्रोगेटिव आप जानते हैं कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें पहले वाला है क्या से शुरू होने पर। तो क्या से शुरू होने पर क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती है, बल्कि क्या के स्थान पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। क्या के स्थान पर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का प्रयोग जो है वह वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। पहला, एक कार्य होने पर हैड, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। फिर दो कार्य होने पर उसमें पहले शब्द आने पर, वाक्य में पहले शब्द आएगा तो पहले शब्द वाले वाक्य में हम ये हैड से शुरुआत करेंगे, यानी कि जो बाद शब्द आएगा तो बाद वाले वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में लिखेंगे, पहले शब्द आएगा तो पहले वाले वाक्य को हम प्रश्नवाचक रूप में लिखते हैं, और फिर शेष वाक्य को हम पास्ट के अब बाद, जो जैसे पास्ट का अगर पहले शब्द आया है तो पहले पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का जो वाक्य होता है वो साधारण रहता है। अगर बाद शब्द आता है तो बाद वाला वाक्य जो होता है पास्ट इंडेफिनिट वह इंट्रोगेटिव में होता है, शेष जो होता है पास्ट परफेक्ट वह जो है साधारण वाक्य में होता है। तो अनुवाद करते समय ये ध्यान रखना है हमको। वाक्य की रचना आप याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसकी नोट भी बना लीजिए, ताकि आपको भविष्य में इसकी जब भी आवश्यकता पड़े आप आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए। एग्जाम्पल, क्या तुम्हारा नौकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। क्या तुम्हारा नौकर दरवाज़ा बंद कर दिया था, तो इसमें एक ही काम हुआ है। दरवाज़ा बंद करने का काम है एक क्रिया, तुम्हारा नौकर इसका करता है, क्या इसमें आया है शुरू में, तो क्या की अंग्रेजी हैड लिखना है। योर नौकर तुम्हारा करता है, उसके बाद बंद कर दिया था, क्लोज कर दिया था, क्या बंद किया था, द डोर। हैड योर सर्वेंट क्लोज द डोर। क्या तुम्हारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो हैड। सबसे पहले आप इसमें देखिए दो कार्य हुआ और पहले शब्द आया है। दो कार्य हो और पहले शब्द आए तो क्या करते हैं हम, क्या की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, लेकिन वाक्य की शुरुआत पहले होने वाले कार्य से की जाती है। पहले होने वाले कार्य से की जाती है तो क्या करेंगे, हैड द ट्रेन स्टार्टेड। हैड द ट्रेन स्टार्टेड, क्या गाड़ी छूट चुकी थी यानी चल चुकी थी। बिफोर, पहले, कब, तुम्हारे स्टेशन पर पहुंचने से, तो यू रीच्ड एट द स्टेशन। क्या तुम्हारे स्कूल से लौटने के बाद मोहन तुम्हें अपनी कलम दिया था, तो बाद शब्द आया है इसलिए बाद में जो काम हुआ उसकी शुरुआत उसी से वाक्य की शुरुआत करना है, और वो पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या की अंग्रेजी
अगर वाक्य क्या शुरू होता है तो शुरुआत में डिड लिखते हैं। तो डिड मोहन गिव यू हिज पेन, तो इसमें कर्ता मोहन तुम्हें जो है कर्म है, और अपनी पेन भी, अपनी कलम भी जो है वो कर्म है, और दिया क्रिया है। तो डिड मोहन गिव यू हिज पेन, तो दोनों ऑब्जेक्ट में से सजीव को हम पहले और निर्जीव को बाद में लिखते हैं। यू हैड आफ्टर यू हैड रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य साधारण में ही लिखा जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य का अगला प्रकार है जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो। तो क्या करते हैं, पहले उनकी वाक्य रचना देख लें। प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद में हैड और फिर सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। दो कार्य होगा तो यही क्या, जो एक कार्य होने वाला है वही पूरा का पूरा पहले उतारते हैं, यानी जो काम पहले होगा उसकी का अनुवाद पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में, फिर बिफोर लगाने के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद किया जाता है। वैसे ही फिर बाद शब्द आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट वाला पहले और पास्ट परफेक्ट वाला वाक्य पीछे लिखा जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट वाले में अगर प्रश्नवाचक है तो पास्ट इंडेफिनिट वाले में क्रिया का पहला रूप रहता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट वाले में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखा जाता है। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, वह कक्षा 10 कब पास कर चुका था, तो वह कब पास कर चुका था, कब इसमें प्रश्नवाचक शब्द है इसलिए इसकी अंग्रेजी व्हेन। फिर सहायक क्रिया सूत्र के हिसाब से व्हेन हैड ही, क्रिया जो है पास करना, क्लास 10th ऑब्जेक्ट है, तो व्हेन हैड ही पास क्लास 10th। हमारे लौटने से पहले पुलिस चोर को कैसे गिरफ्तार कर चुकी थी, तो पुलिस चोर को कैसे गिरफ्तार कर चुकी थी यही काम पहले हो रहा है, तो इसलिए इसका अनुवाद पहले करेंगे। तो कैसे शब्द है इसलिए कैसे की अंग्रेजी पहले लिखेंगे हाउ। हैड जो है सहायक क्रिया प्रश्नवाचक शब्द के बाद ही लिखना है इसलिए हैड। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ बिफोर वी रिटर्न, बिफोर बी रिटर्न हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म लगेगा यहाँ वर्ब का, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, पहले शब्द आया है तो। अब राम के कार खरीदने के बाद तुम उसे क्यों डांटे, तो तुम उसे क्यों डांटे इसका अनुवाद पहले करना है। तो क्यों शब्द है इसलिए पहले इसकी अंग्रेजी व्हाई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डिड, यू करता था इस वाक्य का, स्कोल्ड हिम उसे डांटे, आफ्टर राम हैड बॉट ए कार, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, यानी जो काम पहले जो काम बाद में वो पहले, जो पहले हुआ वो बाद में लिखना है। अनुवाद करते समय इसी चीज़ में भ्रम होता है कि कहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएं, कहाँ सेकंड फॉर्म लगाएं, कहाँ थर्ड फॉर्म लगे। ये बहुत ही ध्यानपूर्वक यदि आप देखेंगे तो वाक्य की रचना एक बार समझ में आ गई तो आप हमेशा अनुवाद कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अगला वाक्य का प्रकार है, इसके वाक्यों की रचना आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड आपको सबसे पहले लिखना है, हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दो कार्य होने पर सेम टू वैसे रहता है, क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर, फिर सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बाद शब्द आने पर पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और आफ्टर सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये वाक्य की रचना केवल एक बार आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि पहले शब्द आने पर वाक्य की शुरुआत पहले से वाले वाक्य से होगी, और बाद वाला अगर वाक्य आता है तो बाद वाले वाक्य से शुरुआत की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाद में जो वाक्य शुरू होगा, बाद वाला वाक्य जो होता है वह पास्ट इंडेफिनिट, जो पहले वाला होता है पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। इसका एग्जाम्पल, वह अपना कार्य समाप्त क्यों नहीं कर चुका था, तो इसमें वह करता है, समाप्त करना क्रिया है, क्यों प्रश्नवाचक शब्द है इसलिए अंग्रेजी पहले लिखेंगे क्यों नहीं। तो व्हाई हैड ही नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, ये देखिए व्हाई प्रश्नवाचक शब्द पहले, हैड आपको बताया गया है कि प्रश्नवाचक शब्द के ठीक बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता लगाते हैं, फिर नॉट। सूत्र आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर की,
का जो सूत्र है उसमें से आप बिल्कुल सेट कर सकते हैं कर्ता क्रिया क्रम को। मरीज के मरने से पहले डॉक्टर क्यों नहीं आए थे? तो क्यों नहीं आए थे इसका मतलब पहले व्हाई हैड द डॉक्टर नॉट कम बिफोर द पेशेंट डाइड। फिर अगला वाक्य है तुम्हारे भागने के बाद मोहन यहाँ क्यों नहीं आया था? तो बात शब्द है इसलिए मोहन यहाँ क्यों नहीं आया था इसका अनुवाद पहले करेंगे। व्हाई डिड मोहन नॉट कम हियर आफ्टर यू हैड रन अवे। अब अगला प्रकार देखते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द स्वयं करता हो। जब प्रश्नवाचक शब्द स्वयं करता होगा तो वाक्य की रचना कैसे होगी? पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द और कर्ता का दोनों काम यही कर रहा है, इसलिए उसके बाद सहायक क्रिया हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दो कार्य होने पर वही प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। बाद शब्द आने पर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जब प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कर्ता का कार्य करता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। सूत्र आप देख सकते हैं टेंस के अनुवाद के नियम में जा करके। एग्जाम्पल, तुम्हारी कार कौन चुरा लिया था? तो कौन चुराने का काम कौन किया है, तो इसलिए कौन करता है, यही प्रश्नवाचक शब्द है। तो हु के बाद आपको स्ट्रक्चर में देख लीजिए सहायक क्रिया लगाई जाती है हु हैड, क्रिया तीसरा रूप चुराना है, हैड स्टोलन योर कार, तुम्हारी कार यह ऑब्जेक्ट है। मेरे आने से पहले कौन सा नौकर दरवाज़ा खोल दिया था? तो कौन सा नौकर दरवाज़ा खोल दिया था, ये प्रश्नवाचक शब्द है और यह पहले होने वाला है। तो इसलिए हुइच सर्वेंट, कौन सा का अंग्रेजी हुइच, सर्वेंट नौकर, हुइच सर्वेंट, हैड सहायक क्रिया लगेगी ठीक उसी के बाद ओपन द डोर, तो हुइच सर्वेंट हैड ओपन द डोर कब? बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। फिर है मेरे पत्र लिखने के बाद कौन एक कहानी लिखा था? मेरे पत्र लिखने के बाद तो कौन एक कहानी लिखा था, इसका अनुवाद पहले करेंगे बाद शब्द वाला। हु रोट ए स्टोरी आफ्टर आई हैड रिटन ए लेटर। तो इस तरह से वाक्य का अनुवाद आप कर सकते हैं। आपके पास किताबें होंगी और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, तो उसको आप ज़रूर जो है उसमें से एक्सरसाइज करें। और अगर आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में हैं या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब में आप जानते हैं कि अनुवाद का बड़ा ही महत्व होता है। अनुवाद यदि आप करना जान रहे हैं, ट्रांसलेशन आ रहा है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो आप किसी भी कंपटीशन में अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगला है जब प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कर्म होगा। तो जब प्रश्नवाचक शब्द कर्म होगा तो क्या करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखते हैं हैड, सब और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहले शब्द आने पर प्रश्नवाचक शब्द को पहले हैड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बाद शब्द आने पर क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे डिड, सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम वाक्य की रचना करते हैं उस समय जब प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कर्म होता है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि आप प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर वाक्य का होता है, उसमें ऑब्जेक्ट उसमें से हटा दिया जाता है, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द स्वयं ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। एग्जाम्पल देखें इसका, तुम क्या खा चुके थे? तो तुम ये करता है इसका, और खा चुके थे क्रिया है और क्या खा चुके थे यही कर्म है और यही प्रश्नवाचक शब्द है। तो व्हाट हैड यू ईटन? चपरासी के घंटी बजाने से पहले तुम कहाँ चले गए थे? इस वाक्य के में आप पहले शब्द आ गया है, ध्यान देंगे तो दो काम हुआ है, तो जो काम पहले हुआ उसी का अनुवाद पहले। प्रश्नवाचक शब्द इसमें देखिए
तुम कहाँ चले गए थे, तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर। हैड यू गॉन बिफोर द प्यून रैंग द बेल। तो ये चपरासी के घंटी बजाने से पहले, तो बिफोर द प्यून रैंग द बेल, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और इतना हिस्सा जो है तुम कहाँ चले गए थे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। हमारे कार्य समाप्त करने के बाद वह किसकी मदद किया, तो हमारे कार्य समाप्त करने के बाद शब्द आया है, इसलिए बाद के बाद में जो काम होगा उसी का अनुवाद पहले करिए। तो whom did he help after we had finished the work। after we had finished the work, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, we had finished the work, क्योंकि ये काम पहले था। और जो बाद में हुआ है whom did he help, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर जो है लाइक कर दीजिए। और अगर आपने पहले मेरे वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।